ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई। आज का एक नया चैप्टर होने वाला है। अपन आज वन शॉट बात करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन की। राइट, सबसे पहली बात कि आप चैप्टर का नेम मेरे भाई बनाइएगा केमिकल रिएक्शन। राइट, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन मेरे भाई चैप्टर का नेम यहां पे हमने लिख दिया। ठीक है, क्लास 10th का मेरे भाई ये चैप्टर नंबर फर्स्ट, आपको ये बात पता ही होना चाहिए। चैप्टर नंबर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, केमिस्ट्री का ये हम लोग बात करेंगे। राइट, सबसे पहली बात सर, इसको दो पार्ट में अपन डिवाइड करते हैं। राइट, एक केमिकल रिएक्शन में आपको पढ़ाऊंगा, एक बार मैं आपको केमिकल इक्वेशन पढ़ाऊंगा। राइट, दोनों को पढ़ने के बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा। वन शॉट में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे, जो बातें हम टॉपिक मतलब है रिलेटेड पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो सबसे पहली बात सर, ये व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। चैप्टर का जो नाम है उसका मतलब अगर आपको समझ में आ जाए तो आपको इजी वे में चैप्टर आने वाला है। राइट, तो सबसे पहले ये अपन समझते हैं कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन पढ़ने से पहले एक जरा सा हम लोग नजर डालते हैं प्रीवियस क्लास में। अगर फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज आपको पता होना चाहिए। राइट, मैं यहां पे एक टॉपिक लिख देता हूं मेरे भाई कि आप लोग को पता होना चाहिए कि फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। राइट, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज क्या ही होता है, मुझे उम्मीद है कि आपको यह बात पहले से ही पता होगा। सर, ऐसा चेंजेस जिसमें नो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो, दैट मींस दिस इज फिजिकल चेंज। जो रिवर्सिबल होता है सर, वो फिजिकल चेंज होता है। जो रिवर्सिबल नहीं होता है, दैट मींस इरिवर्सिबल चेंज को अपन केमिकल चेंज बोलते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे आपने वाटर को बॉईल किया। राइट, वाटर को बॉईल करेंगे, दैट मींस ये लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है एंड वी ऑल्सो गेट, है ना, गैसियस से फिर अपन लिक्विड पा सकते हैं। ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट हो जाएगा। दैट मींस आपने आइस लिया, आइस से वाटर में कन्वर्ट किया। राइट, वाटर को फिर आप आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट मींस दिस इज फिजिकल चेंज, नॉट केमिकल चेंज। राइट, मतलब ये फिजिकल चेंज है। आपने क्या किया कि आइस को चेंज किया वाटर में, वाटर से आइस, कोई नया सब्सटेंस तो नहीं मिल रहा मेरे भाई, है ना, बस आप स्टेट चेंज कर रहे हो, उसका कोई नया सब्सटेंस नहीं मिल रहा। दैट मींस दिस इज फिजिकल चेंज। दैट मींस ये इरिवर्सिबल नहीं होता है, ये रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब ये होता है सर कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए एंड प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जाए, दैट मींस दिस इज रिवर्सिबल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, ये रिएक्टेंट एक वर्ड आप बोल रहे हो, तो रिएक्टेंट वाकई में होता क्या है ये बताओ पहले। रिएक्टेंट देखो सर, यहां पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया। राइट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया। सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए व्हाट इज रिएक्टेंट एंड व्हाट इज प्रोडक्ट। रिएक्टेंट मेरे भाई देखो, एक बात को समझना, जो लोग सिंगिंग करते हैं उसको अपन बोलते हैं सिंगर। राइट, जो डांसिंग करते हैं उनको क्या बोलते हैं, डांसर बोलते हैं ना। तो जो सब्सटेंस रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं उसको अपन रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, जो सब्सटेंस रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं उसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलते हैं। दैट मींस अपन डिफिनेशन बोल सकते हैं, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। राइट, जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करेंगे दैट मींस उसको बोलेंगे रिएक्टेंट। एंड द आफ्टर रिएक्शन द सब्सटेंस इज फॉर्म, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट। राइट, जो रिएक्शन होने के बाद जो सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। एंड प्रोडक्ट जो होता है मेरे भाई न्यू प्रॉपर्टी के साथ होता है। न्यू प्रॉपर्टी इसकी होगी, इसकी और इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो चुकी होगी। क्योंकि केमिकल चेंज होता है तो मेरे भाई केमिकल रिएक्शन के हम लोग इंक्लूड करके पढ़ रहे हैं। राइट, केमिकल चेंज पहले समझ में आ गया था। यहां पे आपको एक बार फिर से सुन लो कि केमिकल चेंज जो होता है मेरे भाई इरिवर्सिबल होता है। अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट सर बन गया, दैट मींस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट आप नहीं बना सकते। ठीक है, उसको केमिकल चेंज बोलेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आइस से तो वाटर, वाटर से आइस चलता जाएगा, फिर वाटर वेपर से आप वाटर में कन्वर्ट करिए, वाटर वेपर को फिर वाटर, ऐसे करते रहो तो फिजिकल चेंज हो गया। ठीक है सर, केमिकल चेंज में भी आ गया। आप एक काम करो कि हेडिंग का नाम लिखते जाओ कि आपको क्या क्या आना चाहिए, कि फिजिकल चेंज आना चाहिए, राइट, केमिकल चेंज आना चाहिए, व्हाट इज रिएक्टेंट आना चाहिए, व्हाट इज प्रोडक्ट आना चाहिए। कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रोडक्ट का डिफिनेशन भी मैंने बता दिया आपको कि न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन आफ्टर रिएक्शन, है ना, द सब्सटेंस विच फॉर्म आफ्टर रिएक्शन विथ न्यू प्रॉपर्टी। यार, है ना, बात को समझना, ये तो प्रोडक्ट है। ठीक है, इसको मैं आपको केमिकल रिएक्शन की डिफिनेशन बताता हूं। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन अराइज होता है सबके माइंड में कि सर आपने चैप्टर का नाम बताया केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज केमिकल रिएक्शन।
व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है विथ न्यू प्रॉपर्टी, दैट मींस दिस इज केमिकल रिएक्शन, है ना, कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, है ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना विथ, देखो दिस इज व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस, right? Chemical reaction is the process in which new substance is formed with new property, that means this is chemical reaction, है ना, कि कोई नया सब्सटेंस बन गया, है ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना एंड न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया, प्रोडक्ट बना, दैट मींस ये न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ एंड न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी फॉर्म किया, दैट मींस दिस इज केमिकल रिएक्शन, दिस इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं, केमिकल रिएक्शन के बाद मेरे भाई आपको रिएक्टेंट की डिफिनीशन होनी चाहिए, प्रोडक्ट का डिफिनीशन आना चाहिए, राइट? इतना आया। फिजिकल चेंज पता होना चाहिए, केमिकल चेंज पता होना चाहिए, और मैं कुछ एग्जांपल मुझे चाहिए कि व्हाट इज, कुछ एग्जांपल, है ना, कमेंट बॉक्स में बताइए फिजिकल चेंज के एग्जांपल एंड केमिकल चेंज के एग्जांपल आप बताओ, राइट? जैसे मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन हो गया, देन आफ्टर क्या आप कर्ड से मिल्क बन सकता है? नहीं सर, ये दिस इज केमिकल चेंज, राइट? अगर आपको देखो कुकिंग फूड बोल दीजिए एग्जांपल, अगर कुकिंग फूड हो चुका है, फल पक चुका है, पेड़ बढ़ चुके हैं, ये सारे चेंजेस जो हैं क्या फिर उसको आप इरिवर्सिबल कर सकते हो? नहीं कर सकते, दैट मींस दिस इज केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ पेपर को आपने जला दिया, दैट मींस इट कन्वर्ट इनटू ऐश, इन द फॉर्म ऑफ ऐश बन गया। क्या आप ऐश से फिर पेपर बना सकते हो? नो सर, ये पेपर नहीं बन सकता, दैट मींस दिस इज केमिकल चेंज, दिस इज केमिकल चेंज। वही बातें अपन केमिकल रिएक्शन में कर रहे हैं सर, कि केमिकल रिएक्शन क्या ही होता है? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी का फॉर्मेशन हो जाता है, बस इतनी बात करनी थी, ठीक है सर। केमिकल रिएक्शन जब होगा तो कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक आपको दिखने वाले हैं, है ना। केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक, जैसे मैंने बोला कि यू आर अ बॉय, यू आर अ गर्ल, जो भी चीजें आप हैं आपको मैं बोला, ठीक है, राइट। अगर मैं आपको बोला यू आर अ बॉय, दैट मींस आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगे कि मैं आपको बॉय बोल रहा हूं, राइट? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? दैट मींस उस तरीके से अगर मैंने बोला कि सर ये केमिकल रिएक्शन है, मैंने बोल दिया कि देखो बेटा ये केमिकल रिएक्शन है। आखिर इसको केमिकल रिएक्शन बोलने का मतलब इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक फॉलो हो रहे होंगे, राइट? तो मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप एक सेकंड हेडिंग पढ़ेंगे, यहां पे यहीं पे लिखता हूं मैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक मैं लिख देता हूं यहां पे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आप हेडिंग बना लो कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेंगे। देखो बात को समझना कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिखने वाले हैं, बहुत सारे, अगर मैं बता दूं आपके हैबिट्स दे दूं, ठीक है, बहुत सारे हैबिट्स। क्या किसी पर्सन के अंदर सारे के सारे हैबिट्स इंक्लूड होंगे? नहीं सर, है ना। अगर मैंने बोला कि सर ये अच्छा लड़का है, ये बहुत ज्यादा घूमता है, दैट मींस अगर आप अच्छे लड़के तो घूमते नहीं, दैट मींस ये एक फैक्टर बन सकता है कि नहीं। मैं बहुत सारे हैबिट्स दूं और सारा का सारा हैबिट आपके अंदर कोई जरूरी है तो नहीं कि होगा, राइट? वही चीजें यहां पे भी एप्लीकेबल करते हैं। हम आपको पहला कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं कि सर इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या बताया सर आपने? इवोल्यूशन ऑफ गैस। यहां पे लिख देता हूं मैं सर, इवोल्यूशन ऑफ गैस। सर इसमें क्या होने वाला? दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस जो है ये केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है। एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूं, कि अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हो सकता है सर उसमें गैस इवॉल्व हो। कोई एग्जांपल देता हूं गैस इवॉल्व होने का। हम लैब में जाते हैं, लैब में जाने के बाद जिंक ग्रैन्युल्स लेते हैं, राइट? एक टेस्ट ट्यूब में जिंक ग्रैन्युल्स लेंगे। हमने सपोज करिए कि यहां पे मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, राइट? इस तरीके का टेस्ट ट्यूब मैंने ले लिया, इसमें जिंक के ग्रैन्युल्स है नीचे। हमने इसमें क्या किया? सल्फ्यूरिक एसिड को पोर्ड कर दिया, सल्फ्यूरिक एसिड गिराया। जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड को इसमें गिराया मैंने, तो सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन स्टार्ट हो गया जिंक के साथ। क्या बोला सर आपने? जिंक का रिएक्शन चालू हो गया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। जैसे ही ये दोनों आपस में रिएक्शन करना स्टार्ट करेंगे, देन इट फॉर्म्स जिंक सल्फेट। ये बना देगा सर जिंक सल्फेट, राइट? एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा। सर ये जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन।
समझ में आ रहा है? ये जो गैस निकल रहा है इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है इट मे बी कि गैस रिलीज हो सकता है और नहीं भी हो सकता। कोई जरूरी नहीं है कि हर एक केमिकल रिएक्शन में गैस रिलीज हो, बट दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, राइट। बट आप ये मत सोचने लगना कि हर एक केमिकल रिएक्शन में क्या गैस रिलीज होगा। देखो मेरे भाई, अगर गैस नहीं रिलीज हो रहा तो बेचैन ना हो। अभी और कैरेक्टरिस्टिक है, कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक तो जरूर दिखेंगे, तभी तो केमिकल चेंज, तभी तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। समझ में आया? ठीक है सर, एक बात और समझना, जब अपन इस टेस्ट ट्यूब में जिंक ग्रैनुअल के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करा रहे थे, तो जो टेस्ट ट्यूब था उसको मैंने किसी बच्चे से बोला बेटा इसको टच करो, है ना। जब वो टच करेगा तो ये जो बिकम्स हॉट, ये टेस्ट ट्यूब बिकम्स हॉट। दैट मींस एक बात और समझ में आया कि टेम्परेचर भी बदलता है। रिएक्शन करने से पहले टेम्परेचर कुछ और था। रिएक्शन जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ, व्हेन द रिएक्शन स्टार्ट बिटवीन जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, देन इट फॉर्म हाइड्रोजन गैस, इट रिलीज हाइड्रोजन गैस, एंड ऑल्सो मेरे भाई जो टेस्ट ट्यूब बिकम्स हॉट, टेस्ट ट्यूब क्या हो जाएगा? हॉट हो जाएगा। दैट मींस मेरे भाई हम लोग बोल सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक सर क्या लिख सकते हैं? चेंज इन टेम्परेचर लिख लेना यहां पे, चेंज इन टेम्परेचर। दैट मींस टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। इट मे बी कि हीट एब्जॉर्ब भी हो सकता है, हीट रिलीज भी हो सकता है, दोनों फैक्टर्स होते हैं। समझ में आया? एक यही बातों में एक टॉपिक में क्लियर कर देता हूं सर, इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। इंडोथर्मिक वन शॉट की बात करनी है हमें, तो टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, सारा का सारा टॉपिक टच करने वाले अपन आज। इंडोथर्मिक एंड यहां पे मैं लिखता हूं सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन सर आपने यहां पे लिखा इंडो एंड थर्मिक, एक्सो एंड थर्मिक। सर व्हाट इज मीन्ड बाय इंडोथर्मिक एंड व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सोथर्मिक? इंडो का मतलब होता है सर एब्जॉर्ब होना, अंदर आना। थर्मिक का मतलब होता है हीट का। किसका एब्जॉर्ब होना? किसका एब्जॉर्ब होना? हीट का। जिस केमिकल रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है ना, दैट मींस दिस इज इंडोथर्मिक रिएक्शन। आपको इंडोथर्मिक रिएक्शन का मैं एक एग्जांपल बताता हूं, फिर समझ में आएगा। पर फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सोथर्मिक की डेफिनेशन समझ लीजिए। व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक्सो मींस मेरे भाई होता है रिलीजिंग होना। एक्सो मींस क्या होता है? रिलीज होना, एंड थर्मिक मींस होता है हीट, राइट। तो हीट का रिलीज होना सर एक्सोथर्मिक होता है। जिस केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी का रिलीजिंग होता है उसमें उसको अपन बोलेंगे एक्सोथर्मिक। जिस केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, दैट मींस दिस इज नोन एज इंडोथर्मिक रिएक्शन। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक? द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, है ना, द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, दैट मींस दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब, दैट मींस दिस इज इंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आया? फॉर एक एग्जांपल लेते हैं सर एक्सोथर्मिक का। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमने एक एग्जांपल लिया कि क्विक लाइम लाए। क्विक लाइम समझते हैं सर, CaO होता है, इसको अपन बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं सर? क्विक लाइम है ये, क्विक लाइम है ये। क्विक लाइम का एग्जांपल फॉर्मूला अपन ने लिखा CaO, इसका रिएक्शन अपन करा दिया वाटर के साथ, राइट। हम लोग मार्केट से क्विक लाइम लाए और क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्शन किया, ठीक है सर। करने के बाद सर यहां पे क्या फॉर्मेशन करेगा? स्लैग्ड लाइम का फॉर्मेशन कर दिया, दैट मींस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। ये क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, एंड सम अमाउंट ऑफ हीट ऑल्सो रिलीज हो गया। सम अमाउंट ऑफ हीट इज ऑल्सो रिलीजिंग, राइट। इसको अपन बोलते हैं कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों सर बोला जा रहा है? क्योंकि इसमें हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। समझ में आ रहा है? जब भी आप वाटर का रिएक्शन कराएंगे, जिस कंटेनर में भी कराएंगे ना, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, बट वो जो कंटेनर होगा ना बिकम्स वेरी हॉट। अगर कंटेनर बिकम्स वेरी हॉट, दैट मींस ये जो रिएक्शन हुआ है ये एक्सोथर्मिक हुआ है। आखिर वो कंटेनर क्यों गर्म हुआ?
आखिर वो कंटेनर क्यों गर्म हुआ? जब ये दोनों लोग आपस में रिएक्शन स्टार्ट किए होंगे तो हीट एनर्जी रिलीज हुई होगी, हीट एनर्जी ऐसे रिलीज हुई होगी तो कंटेनर को गर्म कर दिया होगा। अगर हीट एनर्जी रिलीज होती है देन आफ्टर आपको पता होना चाहिए कि वो कंटेनर बिकम वेरी हॉट, दैट मींस दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट रिलीज हुआ ना। ठीक है, अगर सपोज करिए कि कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है सर, कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके सर क्या बनाता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर एंड कैल्शियम ऑक्साइड एंड सर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन कर दिया, राइट। ये बात तो ठीक है। इसमें क्या हुआ कि कैल्शियम कार्बोनेट ने हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, कैल्शियम कार्बोनेट ने हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, देन आफ्टर एब्जॉर्ब करने के बाद रिएक्शन होता है। ये बात समझना कि जब ये कैल्शियम कार्बोनेट हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है देन इट फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज किया। समझ में आया? बहुत ही सिंपल बात हो रही है, एकदम सिंपल बात हो रही है कि दिस इज द इंडोथर्मिक रिएक्शन एंड दिस वन इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बातों में मैंने बता दिया कि जिस केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज होती है ना उसको अपन एक्सोथर्मिक बोलते हैं, और जिस केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ना दैट मींस दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक एग्जांपल बता दिया। आई नीड वन मोर एग्जांपल इन कमेंट बॉक्स, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में एक एक्सोथर्मिक का एक एंडोथर्मिक का एग्जांपल देंगे, राइट। एक आप फिजिकल चेंज, एक आप केमिकल चेंज का भी एग्जांपल देते जाएंगे ताकि आपको इंटरेस्ट आए, समझ में आए कि क्या हो रहा है, राइट। सर यहां पे क्या हुआ, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में देखो किसी केमिकल रिएक्शन में गैस रिलीज हुआ वो तो बात ठीक है, देखो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक। हम कोई और कैरेक्टरिस्टिक समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक विजिबल हो जा रहा है। बात देखो, किसी केमिकल रिएक्शन में हो सकता है मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक आपको हो जाए पर दिखने लगे, है ना। एक से ज्यादा भी कैरेक्टरिस्टिक किसी केमिकल रिएक्शन में होता है, ऐसा बेचैन ना होना। इस केमिकल रिएक्शन में देखो दो कैरेक्टरिस्टिक हो रहा है, इस केमिकल रिएक्शन में दो कैरेक्टरिस्टिक आपको खुद ही दिख रहा होगा। एक तो दिख रहा है कि सर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, राइट। एक तो आपको दिख रहा है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, राइट। एंड जिस कंटेनर में ये रिएक्शन हो रहा होगा वो कंटेनर बिकम्स वेरी हॉट, दैट समझ में आ रहा है। वो कंटेनर मेरे भाई हॉट हो जाएगा, दैट मींस टेंपरेचर भी उसका चेंज हो गया ना, टेंपरेचर भी चेंज हो गया ना। हॉट होने का मतलब हीट एनर्जी रिलीज हुआ ना, दैट मींस एक्सोथर्मिक हुआ कि नहीं हुआ, एक्सोथर्मिक हुआ कि नहीं हुआ। वेरी सिंपल बात है, वेरी सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं सर। इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक विजिबल हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि सर इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, राइट। एंड सेकंड वन इज कि इसके अंदर अपन ने ये देखा कि टेंपरेचर भी चेंज हो गया, दैट मींस दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि एक कैरेक्टरिस्टिक अपन को, ये एक सेकंड रुको, चौक का कलर मैं चेंज करता हूं, ठीक है, एक सेकंड। चलो समझ में आ गया, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया, चेंज इन टेंपरेचर हो गया। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की बात करता हूं मैं, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की मैं बात करता हूं, नोट कर लेना यहां पे, चेंज इन कलर, है ना। चेंज इन कलर भी हो सकता है सर, ये कैरेक्टरिस्टिक है। हो सकता है कि रिएक्टेंट का कुछ कलर हो सकता है, रिएक्टेंट का कुछ कलर हो, बट आफ्टर रिएक्शन होने के बाद कलर चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल लेते हैं, आयरन नेल है, ठीक है सर। आयरन नेल का कलर ब्लैक होता है, लेकिन जब ये आयरन नेल जो होता है, जो खीला होती है, जो आयरन का ऑब्जेक्ट होता है, वो अगर मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेना, मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन कर लेना तो वो कन्वर्ट हो जाएगा रेडिश ब्राउन में, दैट मींस इट कन्वर्ट इनटू रस्ट। समझ में आया? रस्ट का फॉर्मेशन कर देता है, रस्ट हो जाता है, दैट मींस अपन बोलते हैं ना कि रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का रस्टिंग हो गया। सर आयरन का रस्टिंग कब हुआ? व्हेन द आयरन ऑब्जेक्ट गेट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, दैट मींस इट कन्वर्ट इनटू रेडिश ब्राउन कलर, है ना, इट कन्वर्ट इनटू रेडिश ब्राउन कलर। दिस इज द चेंज इन कलर, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक। इस रिएक्शन में अपन देख सकते हैं, इस रिएक्शन में अपन देख सकते हैं कि कलर चेंज हो गया फ्रॉम ब्लैक टू रेडिश ब्राउन, है ना, रेडिश ब्राउन कलर बदल जाता है यार। एक एग्जांपल और लेते हैं,
पोटेशियम परमैंगनेट का कलर पर्पल कलर होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए कि KMnO4 दैट मींस दिस इज द पोटेशियम परमैंगनेट एंड इसका कलर होता है पर्पल। ठीक है, पर्पल कलर का ये पोटेशियम परमैंगनेट है। इसका रिएक्शन अपन सिट्रिक एसिड के साथ कराते हैं। लेमन जूस आपने देखा होगा, राइट? लेमन जूस भी अगर इसमें हम लोग डालें तो ये पर्पल कलर जो होगा ना, इट कन्वर्ट इनटू कलरलेस। समझ में आया कि व्हेन द रिएक्शन स्टार्ट बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड द पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट देन इट चेंज इनटू कलरलेस। पर्पल इनटू कलरलेस में बदल जाना दैट मींस केमिकल रिएक्शन होने पे कलर्स का भी चेंजिंग होता है। हो सकता है रिएक्टेंट का कुछ कलर हो, ठीक है, रिएक्टेंट का कुछ कलर हो, बट रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनाएगा उसका कलर कुछ और हो सकता है। समझ में आया? दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि कलर का भी चेंजेस हो सकना होता है। गैस तो रिलीज होता ही है, टेम्परेचर तो चेंज होता ही है, कलर भी बदल सकता है। उसके बाद अपन बात करते हैं चेंज इन स्टेट, राइट? चेंज इन स्टेट, स्टेट भी बदल सकता है सर। हो सकता है कि केमिकल रिएक्शन होने से पहले, केमिकल रिएक्शन होने से पहले उसका स्टेट कुछ और रहा हो, बट आफ्टर केमिकल रिएक्शन उसका स्टेट चेंज हो सकता है। आपने देखा वैक्स, मोम देखा है आपने, वो सॉलिड स्टेट में होता है। अगर उसको बर्न करते हैं आप तो फर्स्ट सॉलिड कन्वर्ट इनटू वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। वैक्स जो है, मोम जो है, वो सॉलिड स्टेट में है, वो कन्वर्ट हुआ किस में? लिक्विड स्टेट में। देन जो लिक्विड स्टेट है वो बर्न आउट होकर गैसियस स्टेट में रिलीज होते जा रहा है ना? यानी कि केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है वो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड स्टेट में था, इट कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट, देन आफ्टर इट आल्सो कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट। दैट मींस अपन को समझ में आया कि केमिकल रिएक्शन होने पर स्टेट भी चेंज होते हैं। आई नीड वन मोर एग्जांपल, राइट? आई नीड वन मोर एग्जांपल ऑफ चेंज इन स्टेट का। मुझे एक और एग्जांपल आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर चेंज इन स्टेट का एक और एग्जांपल आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है? एक और कैरेक्टरिस्टिक मेरे को याद आ रहा है कि आप यहां पे लिखेंगे फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, राइट? फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। सर ये पीपीटी क्या होता है? पीपीटी क्या होता है? पीपीटी फॉर प्रेसिपिटेट, पीपीटी फॉर प्रेसिपिटेट। सर व्हाट इज मींट बाय प्रेसिपिटेट? व्हाट इज मींट बाय प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट क्या ही होता है? प्रेसिपिटेट एक सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं जिसका फॉर्मेशन आफ्टर रिएक्शन बोलिए, ड्यूरिंग रिएक्शन बोलिए, टू और मोर कंपाउंड, चलो टू कंपाउंड्स बोलना, ठीक है? टू कंपाउंड्स रिएक्ट, है ना, तो देन फॉर्म सम इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट, दैट मींस दिस इज द पीपीटी, है ना? रिएक्शन के दौरान क्या होता है? रिएक्शन के दौरान क्या होता है कि दो कंपाउंड्स जब आपस में रिएक्शन करते हैं ना, तो सॉलिड इनसॉल्युबल प्रोडक्ट निकल के दिखने लगता है आपको, ठीक है? सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है, दैट मींस दिस सब्सटेंस इज नोन एज पीपीटी, है ना? उस सब्सटेंस को अपन बोलेंगे प्रेसिपिटेट। कोई दिक्कत की बात है? कोई दिक्कत की बात नहीं। दैट मींस एक बात समझ में आया कि सर कोई भी केमिकल रिएक्शन होते हैं ना, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। या तो गैस रिलीज हो सकता है, ठीक है सर, या तो गैस रिलीज हो सकता है। इसका कंप्लीट डिटेल लेक्चर मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा है, आप जाके देख सकते हैं। ये अपन वन शॉट बना रहे हैं, उस वे में पढ़ा रहे हैं। अगर आपको पूरा कंप्लीट डिटेल चाहिए तो एक एक कैरेक्टरिस्टिक का एक एक वीडियो पड़ा है मेरे प्लेलिस्ट में, जाके आप चेक करिए, पूरा डिटेल मिलेगा आपको। समझ में आ रहा है? एक एक लेक्चर एक एक कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर पड़ा है। ये सिर्फ वन शॉट की बात है तो इस वजह से ऐसा चल रहा है, फिर भी आप ट्राई करिए कि समझ में आ जा रहा है। 5 कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ठीक है सर। रिएक्टेंट प्रोडक्ट पूरा का पूरा फुल टू हम सबने समझ लिया, इंडो एक्सो सारा का सारा। एक एक एग्जांपल भी मैंने आपको बोला कि इंडो एक्सो का रिकमेंड बॉक्स में आना चाहिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं सर, ये व्हाट इज मींट बाय केमिकल इक्वेशन। आप इतना प्लीज नोट करिए, उसके बाद अपन पढ़ेंगे कि व्हाट इज मींट बाय केमिकल इक्वेशन, ठीक है? केमिकल इक्वेशन क्या होता है? दिस इज, देखो ये सारा का सारा मैंने बातों बातों में कुछ प्रॉपर्टी, कुछ सिस्टम जो है आपको केमिकल इक्वेशन का भी बताया, ठीक है? तो हम लोग एक बात समझते हैं कि व्हाट इज मींट बाय केमिकल इक्वेशन। आखिर ये केमिकल इक्वेशन क्या होता है? आखिर ये केमिकल इक्वेशन क्या होता है? एक हेडिंग डालता हूं मैं, यहां पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है सर? यहां पे आपने लिखा कि केमिकल
राइट, एंड इक्वेशन, क्योंकि चैप्टर का नाम था केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन की डिफिनेशन पढ़ा आपने, ठीक है, बेसिक टर्म जो आने थे कि फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आपको कैरेक्टरिस्टिक का, फुल टू कैरेक्टरिस्टिक का एग्जांपल पता होना चाहिए, पूरे के पूरे कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए, पूरे के पूरे कैरेक्टरिस्टिक का एग्जांपल पता होना चाहिए, राइट। देन आफ्टर आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। चलो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं सर व्हाट इज मींट बाय केमिकल इक्वेशन। पहले होता क्या था कि साइंटिस्ट लोग जब एक्सपेरिमेंट किया करते थे ना, साइंटिस्ट लोग जब एक्सपेरिमेंट किया करते थे तो रिएक्शंस लिखा करते थे, रिएक्शन लिखते थे। वो लोग ऐसे लिखते कि देखो, लिखते ना कि मैग्नीशियम, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, राइट। देखो कितने अच्छे से लिख रहा हूं मैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, राइट सर। तो उसके बाद सर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर दिया। सर क्या लिखा आपने कि व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। चलो तो सर ये मैग्नीशियम, इतने बड़े बड़े केमिकल रिएक्शंस लिखे जाते थे, तो क्या हुआ, इसको क्या किया गया कि केमिकल इक्वेशन में लिखा जाना स्टार्ट हुआ। सर व्हाट इज मींट बाय केमिकल इक्वेशन? कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है कि केमिकल रिएक्शन को सिंबल प्रोवाइड कर दीजिए। मैग्नीशियम को सिंबल दे दीजिए Mg का, राइट। उसके बाद ऑक्सीजन को सिंबल दीजिए कि O2 का। ऑक्सीजन गैस होता है, डाई एटॉमिक में एग्जिट करते हैं मेरे भाई, तो इसलिए अपन ने O2 लिखा। सर मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? MgO होता है। ये बात आपको पता है ना कि मैग्नीशियम की भी वैलेंसी 2 होती है, ठीक है, ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना मेरे भाई, Mg2O2 हो जाएगा। Mg2O2, 2 से 2 कैंसल आउट होने के बाद मेरे भाई MgO का फॉर्मेशन हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर ये 2 कहां गया मेरे भाई, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मूले से, जो वैलेंसी से फॉर्मूला बनता है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि वैलेंसी से फॉर्मूला बनता है, इस वजह से अपन ने ऐसा कर दिया, समझ में आ गया, ठीक है। दिस इज द केमिकल इक्वेशन, दिस इज द केमिकल इक्वेशन, दिस इज नॉट केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन ये अपन ने लिखा कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन देन इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस इज केमिकल रिएक्शन। बट अगर अपन को केमिकल इक्वेशन लिखना हो तो रिएक्शंस को सिंबल प्रोवाइड कर दीजिए, फॉर्मूला प्रोवाइड कर दीजिए, दैट मींस दिस इज द केमिकल इक्वेशन। हाँ, केमिकल इक्वेशन एक ऐसा मेथड होता है, व्हाट इज मींट बाय केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन इज द मेथड इन विच वी विल प्रोवाइड, है ना, वी विल प्रोवाइड नहीं, केमिकल इक्वेशन प्रोवाइड सिंबल्स एंड फॉर्मूला टू द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स एंड फॉर्मूला प्रोवाइड कर देते हैं, यही तो होते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन बहुत सिंपल सी बात है कि जो भी केमिकल रिएक्शंस आपने लिखा है ना, उस केमिकल इक्वेशन को सिंबल्स एंड फॉर्मूला प्रोवाइड कर दो। मैग्नीशियम अगर आपने लिखा तो राइट Mg लिख दो, ऑक्सीजन लिखा तो O2 लिख दो, मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो MgO लिख दो। दिस इज द केमिकल इक्वेशन एंड दिस वन इज द केमिकल रिएक्शन। बहुत सिंपल सी बात है कि नहीं है? अगर डेफिनेशन समझना चाहते हो तो लिख सकते हो सर केमिकल इक्वेशन इज द मेथड इन विच वी विल गिव, या वो खुद केमिकल इक्वेशन प्रोवाइड सिंबल्स एंड फॉर्मूला टू द केमिकल रिएक्शन, है ना। केमिकल रिएक्शंस को सिंबल एंड फॉर्मूला प्रोवाइड कर देते हैं, यही एक मेथड है जिसको अपन, दिस इज नॉट प्रोसेस, केमिकल इक्वेशन इज नॉट प्रोसेस, इट इज ओनली मेथड, बट केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस था जिसमें 2 और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते थे एंड न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी का फॉर्मेशन करते थे, दैट मींस दिस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। बट व्हाट इज मींट बाय केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि केमिकल रिएक्शंस को सिंबल्स एंड फॉर्मूला प्रोवाइड करना ही एक तरीके का मेरे भाई ये एक सिस्टम है। समझ में आ गया? कुछ नहीं, बहुत इजी सी बात है। सर 2 तरीके के केमिकल इक्वेशन होते हैं, एक होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। एक होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मैं यहां पे लिख देता हूं, समझ में आ जाएगा। एक होता है सर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है सर, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एंड सेकंड वन इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड
केमिकल इक्वेशन। सर आपने क्या लिखा, देयर आर टू काइंड्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। आपको अपने जिंदगी में दो तरीके का केमिकल इक्वेशन देखने को मिल सकता है। हो सकता है वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो, अदरवाइज हो सकता है वो केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस हो। ठीक है, चलो वो मैं बताता हूं कि व्हाट इज मींट बाय बैलेंस इक्वेशन। मेरे भाई ये रिएक्टेंट है, ठीक है सर, ये क्या है, प्रोडक्ट है। सर हमने देखा कि रिएक्टेंट साइड एक मैग्नीशियम है एंड प्रोडक्ट साइड ऑल्सो एक मैग्नीशियम है। रिएक्टेंट साइड 2 ऑक्सीजन है बट प्रोडक्ट साइड 1 ऑक्सीजन है। तो क्या ये बैलेंस है? दिस इक्वेशन इज बैलेंस? नो, दिस इक्वेशन इज अनबैलेंस। व्हाट इज मींट बाय अनबैलेंस? सर नंबर ऑफ एटम्स आर अनइक्वल प्रेजेंट आइदर इन रिएक्टेंट साइड और इन प्रोडक्ट साइड। या तो रिएक्टेंट या तो प्रोडक्ट में आप देखेंगे कि अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। आप खुद दिख रहा है कि यहां पे 2 टाइम्स ऑक्सीजन है, यहां पे एक बार ऑक्सीजन है। तो बहुत सिंपल सी बात है ना यार, बहुत सिंपल सी बात है ना कि जब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में दोनों तरफ में आपने चेक किया तो अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स अपन को मिले। अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ही मेरे भाई अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगा? जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, Zn, ठीक है, Zn प्लस H2SO4। ठीक है सर, आपने लिखा Zn प्लस H2SO4, देन दिस फॉर्म ZnSO4, दैट मीन जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर दिया। दैट मीन जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, देन इट फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। अभी तो मैंने जस्ट लिखा था, एक बार जिंक रिएक्टेंट में, एक बार जिंक प्रोडक्ट में। ठीक है, 2 टाइम्स हाइड्रोजन रिएक्टेंट में है, 2 टाइम्स प्रोडक्ट में है, 1 टाइम सल्फर रिएक्टेंट में है, 1 टाइम सल्फर प्रोडक्ट में है, 4 टाइम ऑक्सीजन रिएक्टेंट में है एंड 4 टाइम ऑक्सीजन प्रोडक्ट में भी है। दैट मींस दिस इक्वेशन इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सर व्हाट इज मींट बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन? इफ द नंबर ऑफ एटम्स आर इक्वल प्रेजेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ, दोनों की तरफ क्या होंगे? अगर दोनों तरफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एज well as product, equal number of atoms are present, that means this is known as balanced chemical equation. What is meant by balanced chemical equation? Balanced chemical equation का मतलब क्या ही होता है कि equal number of atoms अगर reactant as well as product में present है, that means this is known as balanced chemical equation. अगर unequal number of atoms are present in reactant or in product, that means this is unbalanced chemical equation. ठीक है, हो गया। अगर सर हम लोग क्या अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? राइट, कर सकते हैं। बोर्ड का ये क्वेश्चन है, बोर्ड में ये क्वेश्चंस आते हैं कि एक अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करिए। समझ में आ रहा है? तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। सर मैग्नीशियम एक बार है, मैग्नीशियम एक बार है, मैग्नीशियम बैलेंस है, ठीक है सर। ऑक्सीजन देखा तो अपन ने यहां पे 2 टाइम्स दिखा और यहां पे 1 टाइम है, तो यहां पे इजीली हम लोग 2 लगा देंगे। सामने बैलेंस करते समय आप फ्रंट में नंबर लगाना, बहुत सारे बच्चे यहां 2 लगा देते हैं, यहां 2 लगा देते हैं। दिस इज द नॉट वे, दिस इज द रॉन्ग वे। समझ में आया? यहां पे 2 नहीं लगाना, यहां पे नहीं लगाना, फ्रंट में लगाना। समझ में आ गया? ठीक है सर। तो लेकिन सर यहां पे ऑक्सीजन तो 2 टाइम्स हो गया, ठीक है, यहां पे भी हो गया, बट सर बैलेंस करने के चक्कर में तो 2 बार मैग्नीशियम भी हो गया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पे भी 2 लगा दो, यहां पे भी 2 लगा दो, यहां पे भी 2 लगा दिया रिएक्टेंट की तरफ। दैट मींस दिस इक्वेशन इज बैलेंस, है ना। बैलेंस और अनबैलेंस बहुत ही इजी होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। एटम्स को काउंट करना रिएक्टेंट की तरफ, है ना, और कोशिश करना कि पहले मेन एलिमेंट्स को बैलेंस करें। हाइड्रोजन को आप बाद में सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे तो आप इजीली कर लेंगे। कभी कभी क्या होता है ना कि आप किसी मेन एटम को बैलेंस कर रहे हैं तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाता है। समझ में आया? जब अगर अभी आप प्रैक्टिस करेंगे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इक्वेशन कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा कि व्हाट इज मींट बाय केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन इज द मेथड इन विच रिएक्शंस इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला, इन विच रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड, chemical reactions are represented in the form of, in the providing of symbols and formula. तो वो अपन का केमिकल इक्वेशन हो गया। दैट मींस दिस इज केमिकल इक्वेशन, दिस इज आल्सो केमिकल इक्वेशन। अगर मैं यहां पे लिखूं जिंक की स्पेलिंग प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, यहां पे लिखूं जिंक सल्फेट की स्पेलिंग, तो वो मेरे भाई एक तरीके से केमिकल रिएक्शन,
वो मेरे भाई वो एक तरीके से क्या है, केमिकल रिएक्शंस है। हम सिंबल एंड फॉर्मूला का यूज कर लें तो दैट मींस दिस इज केमिकल इक्वेशन, है ना। ये चीजें आप नोट करेंगे, ये चीजें आप नोट करेंगे तो आपको एक आइडिया लग गया कि व्हाट इज मींट बाय केमिकल इक्वेशन, सॉरी व्हाट इज मींट बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड व्हाट इज मींट बाय अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझना, एग्जाम में ना कभी कभी पूछता है कि कैसे, एक्सपेरिमेंटली मैं बताता हूं आपको कि ये हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, सर आपको कैसे पता कि वो जो गैस निकल रहा है वो हाइड्रोजन गैस है। ये क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सर आपने बोला कि जिंक का अपन ने, ठीक है सर, कि जिंक मेटल है, उसका आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, जिंक सल्फेट बना, मान लिया, बट ये सर कैसे आपको पता चला कि दिस गैस इज जिंक, दिस गैस इज हाइड्रोजन गैस, है ना। तो अपन क्या करेंगे, एक इसकी कंफर्मेशन करने के लिए पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या करते हैं, पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट होता है सर। पॉप साउंड मैं लिख देता हूं यहां पे। पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट में क्या ही होता है मैं आपको बता देता हूं कि जब रिएक्शंस इन दोनों के बीच में स्टार्ट हुआ, जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में, तो एक बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे वहां पे, टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास एक बर्निंग मैच स्टिक लेके जाइए, अदरवाइज आप एक कैंडल लेके जाइए। तो जैसे ही उसके माउथ के पास, टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास कैंडल लेके जाते हैं, इस तरीके का कैंडल होगा, ऐसे लेके जाएंगे तो ये बर्निंग कैंडल है, इसके माउथ पे जैसे यहां पे गैस निकल रहा है, राइट, तो ये कैंडल्स के साथ, ये इसके साथ रिएक्ट करके मेरे भाई यहीं पे पॉप साउंड आएगा, ठीक है। कैसा आएगा, पॉप, एक बार बोल के चेक करो, इस तरीके का साउंड यहां पे प्रोड्यूस होता है। तो ये कंफर्मेशन हो जाता है कि सर हां, कि पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट से अपन हाइड्रोजन गैस का कंफर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। ये बात हो गई, ठीक है। उसके बाद एक बात और समझना कि एग्जाम में पूछा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन जो होता है, व्हाई मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग, है ना। जलाने से पहले, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्यों हम लोग क्लीन्ड करते हैं विथ सैंड पेपर। वाई वी क्लीन्ड मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग बाय द हेल्प ऑफ सैंड पेपर। क्यों आप सैंड पेपर से मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हो जलाने से पहले? बिकॉज मैग्नीशियम मेटल्स के ऊपर मेरे भाई एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, दैट मींस मैग्नीशियम ऑक्साइड की, वो उसे जलने से रोकता है ना, बर्न करने से प्रोटेक्ट करता है, दैट मींस प्रोटेक्टिव लेयर होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। अपन उसको इजीली रब करके जब क्लीन कर देते हैं, देन आफ्टर इट इजीली बर्न एंड इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एज अ ऐश। ऐश बनाता है, व्हाइट ऐश का फॉर्मेशन करेगा, व्हाइट ऐश का फॉर्मेशन करता है सर। आपको समझ में आ गया? एज अ ऐश, एकदम डैजलिंग फ्लेम के साथ जलता है, बहुत। आंख नजदीक से करके देख लो ना, आंख कुछ देर तक कुछ दिखाई नहीं देगा तुम्हें, है ना, कुछ देर तक। अगर तुम ऐसे मैग्नीशियम के रिबन को ऐसे जला के और इसको बड़े प्यार से देखोगे ना ऐसे, तो कुछ देर तक तुम्हें फिर आसपास की चीजें नहीं दिखाई देंगी। इतना ज्यादा खतरनाक, मतलब खतरनाक नहीं बोलेंगे, एक खतरनाक तो है, ठीक है, आंख पे अफेक्ट करता है मेरे भाई, आंख पे अफेक्ट करेगा बहुत ही ज्यादा। इसका जो लाइट होगा ना बहुत ज्यादा, मतलब एकदम ऐसा जो वेल्डिंग वगैरह नहीं करते लोग, देखो कभी देख लोगे सामने तो कुछ दूर तक, कुछ टाइम तक लगेगा है, दिख ही नहीं रहा है, वैसा होता है डैजलिंग फ्लेम के साथ मेरे भाई, है ना। एक्सेस अमाउंट में एकदम लाइट प्रोड्यूस करता है जो हमारे आंख पे डायरेक्ट अफेक्ट करता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम थोड़ा दूर रख के करें या गॉगल्स का यूज करके करें, या ठीक है केमिस्ट्री लैब में वैसे भी ऑलरेडी इक्विपमेंट्स होते हैं उसका यूज करके करें, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम रिबन को अपन क्लीन करेंगे ताकि उसके प्रोटेक्टिव लेयर को अपन रिमूव कर सके। When the magnesium ribbon के प्रोटेक्टिव लेयर को अगर आप क्लीन करेंगे, then after it burn easily, अदरवाइज ये बर्न नहीं होगा, अदरवाइज ये जलेगा नहीं, क्योंकि उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। वो फॉर्म एक डैजलिंग फ्लेम के साथ वो जलता है, एक डैजलिंग फ्लेम के साथ जलेगा जो हमारे आई को डायरेक्ट अफेक्ट करता है। हमें दूर रख के वो एक्सपेरिमेंट करना है और वो फॉर्म करेगा, व्हाइट ऐश का फॉर्म करता है। हम चाइना डिश में उसको कलेक्ट कर सकते हैं या वॉच क्लास में आप उसको कलेक्ट करके आप देख सकते हो। आपने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट मुझे उम्मीद है किया होगा, समझ में आया? ठीक है, उसी तरीके से ये हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट वाला हो गया। जो चीजें आ रही है मैं बेसिक चीजें आपको बता रहा हूं, बट मैंने कंप्लीट डिटेल लेक्चर आपको एक एक पार्ट का मैंने प्लेलिस्ट में जाके चेक करोगे मिल जाएगा। समझ में आया? ये अपन एक वन शॉट का ओवरव्यू ले रहे हैं ताकि आपको कुछ चीजें अगर वहां पे नहीं देखा है आपने तो यहां पे चीजों को समझ सकते हैं। अदरवाइज आप प्लेलिस्ट में जाके एक बार पूरा का पूरा जो कंडीशन है सारा कुछ वहां पे आप समझ सकते हो। ठीक है, चलो केमिकल इक्वेशन भी आ गया सर आपको।
ठीक है, केमिकल इक्वेशन आ गया, बहुत इजी बात थी सर केमिकल इक्वेशन। अब मैं आपको केमिकल रिएक्शंस के टाइप पढ़ा देता हूं। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस का सर टाइप पढ़ा देते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय केमिकल रिएक्शन? सर केमिकल रिएक्शन क्या ही होता है, तो वो चीजें हो चुका है। केमिकल रिएक्शंस के अपन टाइप्स की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक टाइप होता है। क्या लिखा सर आपने? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, मैं सारे लोगों का नाम लिख देता हूं यहां पे ताकि आपको आइडिया लग जाए। डीकंपोजिशन लिख लेता हूं यहां पे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है सर, यहां पे डीकंपोजिशन रिएक्शन हो गया, राइट। थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेरे साथ बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, एक बार इसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि कोई नाम नहीं समझ पा रहे हो। उसके बाद मेरे भाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखता हूं। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत ही इजी की बात है। ठीक है, अपन एक टर्म और पढ़ने वाले हैं, रेडॉक्स रिएक्शन में आपको पढ़ाऊंगा अभी। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाता हूं, बहुत ही इजी वे में समझ में आ जाएगा। व्हाट इज मीन्ड बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिस्कस करते हैं, दिस इज द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। आप लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ें। ठीक है सर, हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ा। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स पढ़े आप? नहीं, अभी केमिकल रिएक्शन के टाइप तो पढ़े नहीं होंगे। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन का पहला टाइप से सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पढ़ के ही, सुन के ही ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को कंबाइन करने की बात हो रही है। दैट मीन्स टू और मोर सब्सटेंस अगर आपस में कंबाइन हो गए, दैट मीन्स ए है, ठीक है सर, ये बी है, ठीक है सर। अगर ये रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट जो बनाया वो सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दे, दैट मीन्स दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो डेफिनेशन क्या बनती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की? Two or more reactants react and form a single substance, form a single product. That means this is combination reaction. What is meant by combination reaction? In combination reaction is a kind of chemical reaction. First of all इतना बोलना कि combination reaction is a kind of chemical reaction in which two or more substance react and form a single substance, है ना, with new property। वो तो ठीक है, chemical reaction में सर नया substance बनता है, with new property बनती है, वो बात कोई जरूरी ना है। जरूरी ये है कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करेंगे, दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करेंगे एंड एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, दैट मींस दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप जिस रिएक्शंस के जितना ज्यादा एग्जांपल जानोगे ना, वो उतना ही ज्यादा आपका, उतना ही स्ट्रांग वो टॉपिक होने वाला है। क्योंकि एग्जाम में ना एग्जांपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में एग्जांपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट ऐसा नहीं कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट डाउन द 10 एग्जांपल, है ना, ऐसा नहीं बोलता कि 5 एग्जांपल 10 एग्जांपल। वो एग्जांपल को उठा के क्वेश्चन अराइज करेगा, एग्जांपल से क्वेश्चन। एक एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं मेरे भाई, लिख सकते हो आप यहां पे कि जैसे मान लो कि C+O2 है सर, तो CO2 बना कि नहीं बना? दैट मींस एक दो टर्म थे, दोनों लोग आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल टर्म का फॉर्मेशन किया कि नहीं? दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे सर आपने लिख दिया H2+O2, दैट मींस दैट इज H2O का फॉर्मेशन कर दिया, दिस टू टर्म्स एंड फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, दिस इज आल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सर Mg+O अभी जस्ट अपन ने पढ़ा, Mg+O2, ठीक है सर, ये MgO का फॉर्मेशन किया, दैट मींस दिस इज आल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट ईच अदर एंड फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी। तो न्यू प्रॉपर्टी की बात नहीं, एक सेकंड में इरेज करता हूं, ठीक है। चलो समझ में आ गया इतना, बहुत ही इजी वे में बात किया सर हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। सर व्हाट इज मींट बाय डीकंपोजिशन रिएक्शन? डीकंपोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आया? डीकंपोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा यहां पे, मैं लिख देता हूं यहां पे कि A एंड B दो लोग हैं, यहां पे A एंड B एक कंपाउंड है। ये क्या हो रहा है सर, ये डिकंपोज होके A एंड B का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है सर। ये यूं ही नहीं टूट जाएंगे, डिकंपोजिशन रिएक्शंस के जो सब्सटेंस होंगे यूं ही नहीं टूट जाएंगे, इनको तोड़ने के लिए किन्हीं को देना पड़ेगा। दैट मींस इसके अंदर मेरे भाई या तो इसको हीट देना पड़ सकता है, या तो ये हीट देंगे तो हीट को एब्जॉर्ब करके ब्रेक डाउन हो सकता है, अदरवाइज ये सनलाइट की प्रेजेंस में भी टूट सकते हैं। सनलाइट देंगे तो सनलाइट को ये एब्जॉर्ब करेंगे, देन इट डिकंपोज हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज सर ये दोनों नहीं मिल रहा है तो आप इसको इलेक्ट्रिसिटी से भी ये टूट जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से भी ये ब्रेक डाउन होते हैं, दैट मींस यहां लिख देता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, राइट। यानी कि अगर कोई कंपाउंड है उसका डिकंपोजिशन आप
कराना चाहते हो तो आप उसको क्या करो, हीट प्रोवाइड कर दो, अदरवाइज सनलाइट प्रोवाइड कर दो, अदरवाइज मेरे भाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दो। अगर आप हीट प्रोवाइड करते हो दैट मींस दिस इज थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, दिस इज थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। अगर आप सनलाइट प्रोवाइड करते हो दैट मींस दिस इज फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, दैट मींस दिस इज फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो दैट मींस दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। यहां पे लिख देता हूं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। अगर एक एक एग्जांपल की मैं बात करूं तो मैं लिख देता हूं, ठीक है। हीट का एक एग्जांपल लिख देता हूं, यहां पे पोटेशियम क्लोरेट ले लेना, KClO3 है, इसको हीट दोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेशियम क्लोरेट हीट को एब्जॉर्ब करेगा, राइट, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर देगा। बहुत ही सिंपल सी बात हो गई सर। वाकई में अगर हम एक सेंटेंस बोलना चाहें कि ऑल डीकंपोजिशन रिएक्शन आर इंडोथर्मिक और नॉट, यस सर, ऑल डीकंपोजिशन रिएक्शंस आर इंडोथर्मिक, क्योंकि सारे के सारे डीकंपोजिशन रिएक्शंस हीट को फर्स्ट ऑफ ऑल एब्जॉर्ब करेंगे। हीट ना बोलो, एनर्जी बोलो, ठीक है। हीट एनर्जी, कोई जरूरी तो है नहीं हीट ले, यहां पे सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा, यहां पे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए इसको, दैट मींस प्रेजेंस अलग अलग हो सकता है। अगर हीट होगा दैट मींस दिस इज थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, अगर सनलाइट होगा दैट मींस दिस इज फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल हो जाए सर, यस। अगर AgCl है, राइट, सिल्वर क्लोराइड है, इसको सनलाइट मिल गया, ठीक है। सनलाइट मिलने के बाद ये ब्रेक डाउन हो जाएगा Ag प्लस क्लोरीन गैस, ठीक है। Ag प्लस Cl2 में ये ब्रेक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ कि वॉच ग्लास है, वॉच ग्लास में अपन ने ले लिया सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड को अपन ने सनलाइट में रख दिया। सनलाइट में रखने के बाद ये क्या करेगा कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद ये डिकंपोज हो जाएगा सिल्वर एंड क्लोरीन में। समझ में आ रहा है? दैट मींस ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है यार। इंडोथर्मिक रिएक्शन की टर्म्स एंड कंडीशन है कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। जिस केमिकल रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है दैट मींस दिस इज इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन है ना, इंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये बात समझ में आ रही कि तो एक कंपाउंड होगा वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके स्प्लिट हो जाएगा इनटू टू सिंपलर सब्सटेंस, इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। सो व्हाट इज मीन्ड बाय सर डीकंपोजिशन रिएक्शन? डीकंपोजिशन रिएक्शन इज अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच सिंगल सब्सटेंस इज स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। समझ में आया? सिंगल सब्सटेंस इज स्प्लिट इनटू टू or more simpler substance, that means this is decomposition reaction. If we provide heat then it is known as thermal decomposition reaction. If we provide sunlight then we said this is photolytic decomposition reaction, है ना। अगर वो reaction take place करता है electricity के presence में then it's said to be electrolytic decomposition reaction. For example की अगर मैं बात करूं मेरे भाई तो आप easily लिख सकते हो सर H2O, राइट, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करा देना सर, तो आपको मिल जाएगा H2+O2 मिल जाएगा। कितनी अच्छी बात है कि अगर आप इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किए दैट मींस इट डिकंपोज, then it डिस्प्लेस नहीं बोलना, डिकंपोज बोले या स्प्लिट बोल दो, चलो। H2O स्प्लिट हो गया एंड इट फॉर्म H2+O2, राइट, H2+O2 दैट मींस दिस इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये समझ में आया? सनलाइट आया, हीट वाला हो गया, सनलाइट वाला हो गया, इलेक्ट्रिसिटी वाला हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम सिंपल बात हो रही है। चलो उसके बाद हम लोग बात करेंगे व्हाट इज मीन्ड बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? मैं इसको इरेज करता हूं फिर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताने की कोशिश करता हूं। समझ में आई? ये चीजें देखो, एक नोट्स तो यहां पे लिखा नहीं, मैं पूरा फुल टू एक्सप्लेनेशन की बात हो रही है मेरे भाई, तो थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश करिए कि क्या ही मैं बोल रहा हूं, ठीक है। व्हाट इज मीन्ड बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि आपको एक बात बता, यहां पे मैं लिखता हूं फॉर्मेट में, देखो यहां पे मैंने लिखा AB, राइट, AB लिखा,
सी बगल में है, यहां पे सी बगल में है, सी बगल में है, ये क्या करेगा, बी को भगा देगा, ए के साथ अपने खुद आ जाएगा, ए के साथ खुद आ गया एंड बी बगल में मुस्कुरा रहा है। एक बात को समझना कि ए और बी एक साथ थे, सी बगल में है, सी क्या किया, बी को भगा दिया एंड उसका प्लेस ले लिया मेरे भाई। सी क्या किया, बी को डिस्प्लेस मारता है, तो देखो बी उधर मुस्कुरा रहा है, पहले बी सी मुस्कुराते थे, अब बी उधर चले गए। समझ में आ रहा है? सिस्टम समझो कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को इन अ कंपाउंड। एक कंपाउंड होगा, उस कंपाउंड के अंदर क्या करता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, दैट मींस दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, तो लिख देता हूं यहां पे ZnSO4 प्लस Cu, राइट? नहीं सॉरी, ये तो डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं सकता। अभी आपको बताता हूं आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ, अभी मैं आपको बताता हूं। चलो यहां पे मैं लिख देता हूं CuSO4, दैट मींस दिस इज कॉपर सल्फेट एंड राइट दिस इज जिंक। जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस मारता है, देन इट फॉर्म जिंक सल्फेट, राइट, एंड कॉपर का फॉर्मेशन कर दिया। जिंक ने कॉपर को सर भगाया, बट यहां पे कॉपर ने जिंक को क्यों नहीं भगा पाया? बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, सो दिस इज नो रिएक्शन। ठीक है, दिस इज नो रिएक्शन, देयर विल बी नथिंग हैपन, है ना? यहां पे कुछ होगा ही नहीं। कॉपर जो है वो जिंक सल्फेट में से जिंक को भगा ही नहीं पाएगा, डिस्प्लेस कर ही नहीं पा रहा मेरे भाई। समझ में आ गया? बहुत ही इजी है। बट अच्छा ऐसा कैसे मुझे पता चला? मैं यहां पे लिख देता हूं, ऐसा मुझे कैसे पता चला? मैं यहां पे लिखता हूं, देखो यहां पे रिएक्टिविटी सीरीज लिख देता हूं। ठीक है, यहां पे लिखिए काशी नाथ का माली, राइट, आलू जरा फीके पकाता, ठीक है कौन है आगे आओ पीटा। मैंने थोड़ा ऐसा लिख दिया ओवरव्यू में, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके, इसके नीचे रहेगा फीके पकाता है कौन है आगे आओ पिटाओ, राइट। इसका नाम है पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ये मेरे भाई बात को समझना, अगर मैं कैल्शियम को पकड़ूं तो कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन दिस एलिमेंट, इन लोगों से मोर रिएक्टिव है, बट कैल्शियम इज नॉट मोर रिएक्टिव देन सोडियम एंड पोटेशियम। समझ में आया? अगर मैं सोडियम को पकड़ूं तो सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन दिस एलिमेंट। ये सारे एलिमेंट को सोडियम चाहेगा तो डिस्प्लेस कर सकता, लेकिन कोई अगर सोचे मान लो यहां कॉपर है, जिंक यहां पे आ रहा है, तो क्या कॉपर जिंक को भगाएगा मेरे भाई? ऐसा नहीं होगा। कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, सो कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट। समझ में आया? आखिर जिंक क्यों कॉपर को भगा दिया? बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं, आप नोट कर लेना। यहां पे डिफिनेशन भी समझ में आ गया कि सर व्हाट इज मीन्ड बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम अ कंपाउंड, फ्रॉम अ सॉल्यूशन, फ्रॉम अ सॉल्ट, है ना? कुछ भी आप बोल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एक बात समझना कि मोर वाला ही लेस को करेगा, लेस वाला मोर रिएक्टिव मेटल्स को नहीं कर सकता। समझ में आया? वेरी गुड। चलो सर, व्हाट इज मीन्ड बाय डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? सर ये डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक बात समझते हैं कि एक कंपाउंड है ए एंड बी, एक कंपाउंड है सी एंड डी, ठीक है, यहां पे मैंने लिखा, राइट। उसके बाद क्या होगा, यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पे भी मामला पॉजिटिव नेगेटिव का आ गया, इसका वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ हो गया, दैट मींस एडी का फॉर्मेशन कर दिया, ए एंड डी एक साथ हो गए, राइट, सी एंड बी एक साथ हो गए। क्या समझ में आया? सर एक ऐसा केमिकल रिएक्शंस जिसमें टू कंपाउंड्स कैन एक्सचेंज देयर आयन, दैट मींस दिस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज मीन्ड बाय डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या ही मतलब होता है? तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें टू और मोर कंपाउंड्स
कंपाउंड्स कैन एक्सचेंज देयर आयंस, अपने आयंस का अदला बदली करते हैं, दैट मींस दिस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो व्हाट इज मींट बाय डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस, है ना. दो कंपाउंड्स क्या करेंगे, अपने आयंस का अदला बदली करते हैं, दैट मींस दिस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अगर एक एग्जांपल की मैं बात करूं तो लिख देता हूं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है सर. NaCl ले लीजिए, सोडियम क्लोराइड, ठीक है. अगर इसको मैं ब्रेक डाउन करूं यहां से, ठीक है, तो पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव आता है, ठीक है सर. यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव आएगा. AgCl बना दिया, ठीक है सर. AgCl बन गया, यहां पे मैंने लिख दिया AgCl एंड NaNO3 का फॉर्मेशन हो गया, दैट मींस सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो गया. दिस इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आखिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या ही होता है सर? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें टू कंपाउंड्स कैन एक्सचेंज देयर आयंस. समझ में आया? दो कंपाउंड्स अपने आयंस का अदला बदली करते हैं. यहां पे दिख रहा है कि इसका प्लस वाला इसके माइनस के साथ हो गया, इसका प्लस इसके माइनस के साथ हो गया. दिस इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आई नीड वन एग्जांपल ऑफ ईच केमिकल रिएक्शन, है ना. इसको मैं इरेज करता हूं, फिर उसके बाद मैं आपके सामने रेडॉक्स रिएक्शन लगाता हूं. बहुत ही इजी वे में रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं. पूरा इरेज करना पड़ेगा, स्पेस की कमी हो रही है, ठीक है. पूरा लिख लेता हूं, पूरा देखो एक, ठीक है. हम लोग ने 4 टाइप्स पढ़ा, बहुत ही इजी वे में पढ़ा. डिफिनीशन भी मैं बोल दिया, साथ ही साथ में आप नोट कर लेना. अगर आपको कंप्लीट डिटेल लेक्चर्स चाहिए मेरे भाई तो प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, वहां पे कंप्लीट लेक्चर्स पढ़े हुए, एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ा हुआ है. चलो उसके बाद सर आप क्या बोलते हैं, व्हाट इज मींट बाय रेडॉक्स रिएक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कलर चेंज करता हूं मार्कर का. मार्कर तो पढ़ा नहीं रहे, चौक से पढ़ रहे हैं ब्लू, ठीक है सर. देखो यहां पे मैं खिड़िंग डालता हूं, रेडॉक्स रिएक्शन. सर रेड ऑक्स बोला ना आपने, रेड फॉर होता है रिडक्शन. मैं यहां पे लिख रहा हूं रेड फॉर होता है रिडक्शन, ठीक है सर. रेड फॉर होता है रिडक्शन रिएक्शन. ऑक्स फॉर बैल नहीं होता सर. ऑक्स फॉर बैल होता था लेकिन यहां पे ऑक्स फॉर बैल नहीं है, ठीक है मेरे भाई. यहां पे ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन है. क्या है? ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. समझ में आया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. रेड फॉर रिडक्शन होता है, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है. सो व्हाट इज मींट बाय रेडॉक्स रिएक्शन? सर रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो दो टर्म है उसके अंदर, एक रिडक्शन है एंड ऑक्सीडेशन है. तो व्हाट इज मींट बाय रिडक्शन एंड व्हाट इज मींट बाय ऑक्सीडेशन, मैं यहां पे आपको समझाता हूं. देखो ऑक्सीडेशन मैं आपको समझाता हूं. यहां पे देखना, O फॉर ऑक्सीडेशन होता है एंड O फॉर ऑक्सीजन भी होता है. दैट मींस यहां पे मैं लिख देता हूं एडिंग ऑफ ऑक्सीजन. किसका? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ H. दो चीज है. मैं ऐसे भी बोल सकता हूं व्हाट इज मींट बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? जिस केमिकल रिएक्शन में एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, दैट मींस दिस इज ऑक्सीडेशन. वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है. अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाने वाला हूं, अभी बस आप इतना ही समझो. रिडक्शन इसका जस्ट अपोजिट होगा. अगर इसमें ऐड ऑक्सीजन हो रहा है तो यहां पे मेरे भाई ऐड होगा हाइड्रोजन. कौन होगा? हाइड्रोजन. तो अगर उसमें रिमूवल हाइड्रोजन हो रहा है तो यहां पे रिमूवल होगा मेरे भाई कौन? ऑक्सीजन. कौन होगा? ऑक्सीजन होगा. एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा ना तब समझ में आएगा. मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं CuO, ठीक है सर, प्लस H2, ठीक है सर. ये फॉर्मेशन कर देता है, ये फॉर्मेशन क्या कर देता है? CuO प्लस H2 क्या फॉर्मेशन करेगा मेरे भाई? Cu प्लस H2O का फॉर्मेशन कर दिया. बहुत ही इजी वे में मैंने एक एग्जांपल लिखा कि CuO प्लस H2 तो क्या ही बना दिया? Cu प्लस H2O बना दिया. राइट? बहुत इजी एग्जांपल है. चलो यहां से अगर मैं इसको कंपैरिजन करता हूं कि यहां पे देखा मैंने CuO है और यहां पे Cu है. दैट मींस यहां पे ऑक्सीजन दिख रहा था सर, यहां पे ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है. तो एक मुझे दिल में मेरे बात आया कि सर यहां पे रिमूवल ऑफ O हो गया. रिमूवल ऑफ O हो रहा है क्योंकि कॉपर के साथ यहां पे ऑक्सीजन है और यहां कॉपर अकेला है. दैट मींस यहां से वहां जाते समय कॉपर के साथ ऑक्सीजन निकल गया. रिमूवल ऑफ O का मेरे भाई मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ O का मतलब क्या होता है सर? रिडक्शन होता है. तो यहां पे क्या होगा सर? इसका क्या हुआ? रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ? राइट? बहुत ही इजी वे में बात
बात हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ। मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं रिड्यूस्ड सब्सटेंस, रिड्यूस्ड सब्सटेंस, राइट। रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन है सर इसमें? तो कॉपर ऑक्साइड है। CuO इज अ रिड्यूस्ड सब्सटेंस। सर आपको कैसे पता चला कि कॉपर ऑक्साइड इज अ रिड्यूस्ड सब्सटेंस? ठीक है, तो कैसे पता चला सर? कैसे पता चला? ध्यान से देखना, बताता हूं मैं। क्योंकि कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, जिसका रिडक्शन होता है वो रिड्यूस्ड सब्सटेंस होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो रिड्यूस्ड सब्सटेंस होता है। साथ ही साथ मेरे भाई ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। मैं यहां पे लिख देता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर ये नया टर्म कहां से ला दिया सर आपने? व्हाट इज मींट बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? यार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो 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 क्या होता है, जिसका रिडक्शन होगा ना, जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है ना, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की खास बात क्या है कि उसमें या तो हाइड्रोजन का एडिंग होगा या तो रिमूवल होगा ऑक्सीजन का। दैट मींस CuO इज ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट इज रिड्यूस सब्सटेंस तो है, ये रिड्यूस सब्सटेंस तो है, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस सब्सटेंस तो है, साथ ही साथ में मेरे भाई ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। सर व्हाट इज मींट बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? यार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसका रिडक्शन होता है। सर जिसका रिडक्शन होता है, तो फॉर एग्जांपल बताइए ना कि अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, दैट मींस उसका रिडक्शन हो रहा होगा, या किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन निकल रहा है तो भी तो रिडक्शन हो रहा है ना। इस कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, यहां पे कॉपर अकेला अकेला हो गया, दैट मींस ऑक्सीजन निकल गया। ऑक्सीजन का निकलना इज नोन एज, ऑक्सीजन का निकलना इज नोन एज रिडक्शन। हाइड्रोजन का जुड़ना इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन। समझ में आया? अगर आपको लर्न नहीं हो रहा, अपने माइंड में सेट करो कि O फॉर ऑक्सीडेशन, O फॉर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का ऐड होना। ठीक है, यहां पे मैं एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, यहां पे H2 से H2O हो गया, H2 से H2O हो गया। समझ में? नॉन स्टॉप क्लास चल रहा है, नॉन स्टॉप क्लास चल रहा है मेरे भाई। 1 आवर्स नियर अबाउट हो चुके हैं और लगातार बोल रहा हूं मैं, नॉन स्टॉप क्लास है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लेना, है ना। समझ में आ रहा है? चलो उसके बाद मेरे भाई H2 से H2O हो गया। सर यहां पे एक बात समझ में आ रहा है कि यहां पे ऑक्सीजन नहीं है, बट यहां पे ऑक्सीजन दिख रहा है। दैट मीन्स सर यहां पे क्या हो रहा है कि H2 से जब आप H2O की तरफ गए तो सर यहां पे एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो गया। यहां पे लिख देता हूं मैं एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, राइट। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिख दिया। सर यहां पे हाइड्रोजन अकेला था, यहां पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी हो गया, राइट। जब मैं H2 से इधर की तरफ गया तो मेरे को O भी दिखने लगा। सर इसमें क्या हुआ कि ऑक्सीजन का एडिंग हो रहा है। सर एडिंग होना ऑक्सीजन का क्या ही कहलाता है? तो ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। सर व्हाट इज मीन? जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस होता है। यहां पे लिख देता हूं मैं ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, नॉट ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, इट इज ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, इट इज ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। ठीक है, दैट मींस दिस इज H2। H2 क्या है सर? ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। एक नया बात समझ लेना कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है मेरे भाई, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है सर? रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सो व्हाट इज मींट बाय रिड्यूसिंग एजेंट? What is meant by reducing agent? The substance get oxidized, है ना। जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो सब्सटेंस कौन सा होता है? वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अगर वो सब्सटेंस में एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इस सब्सटेंस में या तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है या तो इससे हाइड्रोजन निकल रहा है, दैट मींस दिस इज ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीजें पहचानने के लिए बोर्ड के एग्जाम में 4 क्वेश्चन आए थे। इस बार 2023 वाले एग्जाम में, बोर्ड की एग्जाम में 4 क्वेश्चन आया था रिड्यूसिंग एजेंट पहचानने के लिए। बहुत सिंपल सी बात है कि जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। उल्टा थोड़ा सा है, इसमें अपने माइंड को सेटअप कर लोगे तो कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना 101% समझ में आएगा। एक लास्ट फैक्टर में एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करता हूं ताकि पूरा चैप्टर क्लोज कर लेंगे। नियर अबाउट 1 आवर में हम लोग पूरा केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन का कंप्लीट डिटेल लेक्चर की बात कर रहे हैं।
ठीक है, आपको डिटेल चाहिए मेरे भाई, पूरी फुल टू कोशिश तो मैं कर रहा हूं कि पूरा डिटेल, वैसे पूरा चैप्टर ही मैंने बोल दिया, भले बोर्ड पे नहीं लिखा तो क्या हुआ, लेकिन पूरा चैप्टर ही मैंने बोल रखा आपके सामने। समझ में आ रहा है? एक वन शॉट मेरे भाई है ये, वन शॉट है, समझ में आ जाएगा व्हाट इज मिंट। देखो चलो हम लोग उसके बाद सर बात करेंगे लास्ट टॉपिक का, लास्ट टॉपिक का बात करते हैं कि इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, है ना। एवरीडे लाइफ में अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के इफेक्ट की बात करते हैं तो सर एक आपको कोरोजन मिलेगा, एक आपको कोरोजन मिल सकता है। मैं लिख देता हूं मेरे भाई यहां पे, कोरोजन मिलेगा आपको, ठीक है। एक कोरोजन होता है, सेकंड वन सर एक रेंसिडिटी टॉपिक पढ़ेंगे अपन, एक रेंसिडिटी पढ़ते हैं एंड फर्स्ट एक पढ़ते हैं कोरोजन। सर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट कोरोजन, है ना। ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज मींट बाय कोरोजन। कोरोजन क्या ही होता है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर रस्टिंग ऑफ आयरन इज नोन एज कोरोजन। यार ये रस्टिंग ऑफ आयरन इज नॉट, मतलब डिफिनेशन नहीं है वो, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। अपने माइंड में सेटअप करिए कि एग्जाम्पल है कोरोजन का कि रस्टिंग ऑफ आयरन। वाकई में क्या हुआ, जैसे मेटल था ना, जैसे आयरन, आयरन इज अ मेटल, राइट सर, ठीक है। आयरन का क्या हो रहा है कि आयरन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आ जाएगा, राइट, जब ये आयरन होगा इसको ऑक्सीजन मिल जाएगा, ठीक है, इसको पानी का मॉलिक्यूल मिल गया XH2, मैं लिख देता हूं यहां पे, इसको मैंने लिख दिया XH2, ठीक है। अगर आयरन ऑब्जेक्ट गेट मॉइस्चर, राइट, गेट मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन, देन इट, ये क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3.XH2 में मेरे भाई ये कन्वर्ट हो जाता है। ये रस्ट का फॉर्मूला है। जो रस्ट होता है ना, आयरन ऑब्जेक्ट पे रस्ट लगता है कि नहीं लगता है, रस्ट लगता है कि नहीं लगता है, ये रस्ट का फॉर्मूला है सर। फेरिक ऑक्साइड है ये Fe2O3.XH2O। सर ये कैसे हुआ, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोरोजन। व्हाट इज मींट बाय कोरोजन की मेटल्स अपने आप को ही इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ऑक्सीजन, एयर, ये सारा कुछ बोल के, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मॉइस्चर, मेटल्स ग्रेजुअली ईटन अप बाय ओन, अपने आप को ही, अपने सरफेस को ही धीरे 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 खत्म करने लगते हैं। दैट मींस उसका कोरोजन हो रहा है ना। हर एक मेटल्स का कोरोजन होता है। चैप्टर 3 में कंप्लीट डिटेल बात करेंगे। यहां पे सिर्फ इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ आ रहा है। यहां पे ये बताइए कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सर यहां पे आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, इसलिए अपन पढ़ रहे हैं यार, है ना। आयरन के साथ ऑक्सीजन लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना। आयरन ऑब्जेक्ट के साथ ऑक्सीजन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। दैट मींस दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन, दिस इज एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। और अपन इसको एवरीडे लाइफ में देखते भी हैं यार, है ना। आपने अपने घर में देखा होगा कि बहुत सारे आयरन के ऑब्जेक्ट होंगे, उस पर रस्ट लग गया होगा, उस पर रस्ट लग गया होगा। दिस दैट मींस उसका कोरोजन हो रहा है, वो कोरोड हो रहा है, कोरोड हो रहा है। उसके अपर सरफेस पे जो है रेडिश ब्राउन कलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दैट मींस दिस इज रस्ट। अब ऐसा नहीं करना सर हमने रस्ट नहीं देखा, है ना। रस्ट नहीं देखा तो क्या देखा यार, है ना। रस्ट देखा होगा आपने। रस्टिंग ऑफ आयरन इज द एग्जांपल ऑफ कोरोजन। सो व्हाट इज मींट बाय कोरोजन, सो व्हाट इज मींट बाय कोरोजन, कोरोजन is the process in which metals are the upper surface of metals are gradually eaten up by own। आप ऐसे बोल दो, या धीरे धीरे उसका जो सरफेस होता है डल होने लगता है, डल अपीयरेंस होने लगता है, या द सरफेस ऑफ मेटल्स गेट कोरोड बोल सकते हो, है ना। सरफेस ऑफ मेटल गेट कोरोड बोल सकते हो इन द प्रेजेंस when metals get oxygen and moisture। आप बोल दीजिए कि when metals get react with air or moisture, है ना। जब उनको अगर एक बात समझना, if the metals cannot get moisture and air or oxygen, then it never rust। मेटल्स में इट नेवर कैन हैपन कोरोजन प्रोसेस, उसमें कोरोजन होगा ही नहीं। अगर उसको ऑक्सीजन या मॉइस्चर नहीं मिलता है मेरे भाई, तो वो मेटल्स का कोरोजन होगा ही नहीं। ये कराने में मदद करते हैं। ऑक्सीजन हुआ, मॉइस्चर हुआ, ये ऑक्सीडेशन कराने में मदद कर रहा है, ये कोरोजन कराने में हेल्प कर रहा है यार उसको। यही तो वो है, मतलब इनको मदद कर रहे हैं कि ऑक्सीजन मॉइस्चर मुस्कुरा के बोलते हैं तुम कोरोजन होना चाहते हो कि नहीं होना चाहते। मैं कराऊंगा कोरोजन, ऐसे कहते हैं लोग। ये दोनों लोग नहीं रहेंगे ना तो कोरोजन होगा ही नहीं। हर एक मेटल्स का मेरे भाई कोरोजन होता है। दैट मींस अगर आप कहोगे सर जो गोल्ड होता है वो उसका तो कोरोजन नहीं होता, अरे कोरोजन
कहने का मतलब गोल्ड अपना शाइनिंग सरफेस खत्म कर देता है। समझ में आ रहा है? आफ्टर कुछ टाइम आप यूज करिए, ठीक है, गोल्ड या सिल्वर के जो ज्वेलरी होते हैं आपने देखा होगा, कुछ टाइम बाद जैसे सिल्वर ब्लैक कलर में हो जाता है, वो सिल्वर का कोरोजन हो गया। वो सिल्वर का कोरोजन होगा कि सिल्वर के अपर सरफेस पे ब्लैक कोटेड आ जाता है, दैट मींस उसका कोरोजन हो गया। ठीक है, कॉपर की अगर बात करें तो कॉपर जो होता है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, उसका भी कोरोजन हो गया। आप चाहेंगे तो कोरोजन होने से प्रिवेंट भी कर सकते हैं मेटल्स को यार, बाय ऑयलिंग, बाय पेंटिंग, बाय ग्रीसिंग, बाय गैल्वेनाइजेशन, बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बाय मेकिंग एलॉइंग। दिस इज द प्रोटेक्टिव मेथड यार, दिस इज द प्रोटेक्टिव मेथड ऑफ कोरोजन। अगर आप कोरोजन से किसी मेटल्स को बचाना चाहते हो तो पेंट कर दो, है ना। आपने देखा होगा कि आयरन ऑब्जेक्ट को पेंट किया जाता है क्योंकि मेरे भाई उसका क्या हो, कोरोजन ना हो। पेंट लग जाएगा तो आयरन ऑब्जेक्ट पे रस्ट नहीं होगा, रस्ट नहीं पकड़ेगा। समझ, अब सोने चांदी को पेंट मत मारने फिरने लगना यार, समझ में आ रहा? ये मैं नहीं कह रहा। सोना चांदी का दैट मींस उसका ब्लैक कलर हो जाता है, फिर देखते हो कि गोल्ड स्मिथ क्या करते हैं, उसको किसी सॉल्यूशंस में डाल के अच्छे से साफ करते हैं, पूरा फिर से शाइनिंग सरफेस आ जाता है, उसका चमकने लगता है। दैट मींस कोरोजन खत्म कर देते हैं। कोरोजन का मतलब उसका शाइनिंग सरफेस लॉस्ट हो जाता है, क्योंकि उसका भी वो अपना ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट कर गया, है ना। ऑक्सीजन मॉइस्चर उनको मिला तो वो अपना शाइनिंग सरफेस खत्म कर दिया। लेकिन जो आयरन था ना, ये तो पूरा अपने आप को खत्म ही कर देता है ना, अपने आप को जड़ से ही खत्म कर देता, सड़ जाता है एक तरीके से, पूरा वीक पड़ जाता है। रेलवे ट्रैक, ब्रिज, कार बॉडीज देखते हो ना आपने, पूरा कितना डैमेज हो जाते हैं अगर रस्ट पकड़ लेता है उस पे, तो है ना, डैमेज भी हो जाते हैं एक तरीके से, वीक पड़ जाते हैं। तो ये एक रस्ट का एक हम लोग बोल सकते हैं कि डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो वो बात नहीं, तो प्रिवेंशन की मैं बात कर रहा था कि आप ऑयल कर देंगे, ऑयलिंग ग्रीसिंग लोग करते हैं, आप अपने साइकिल की चैन में देखते हैं ग्रीस लगाते हैं लोग, ऑयलिंग करते हैं ताकि उसके जो मशीनरी पार्ट्स में ऑयल डालते हैं ना, ऐसा आप लोग क्यों करते हैं? ताकि जो मशीन के जो जितने भी आयरन के अंदर पार्ट्स हैं उसके अंदर उनमें कोई कोरोजन ना हो, ठीक है। उसके सरफेस से मतलब उसके लुब्रिकेटिंग वगैरह करते रहते हैं लोग, ग्रीसिंग करते रहते हैं, ठीक है। पेंटिंग कर देंगे। सर ये गैल्वेनाइजेशन आपने बोला, व्हाट इज मींट बाय गैल्वेनाइजेशन? तो आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर एक जिंक की कोटेड कर देते हैं, जिंक का कोटेड कर देते हैं, दैट मींस ये गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस हो गया सर, ठीक है। तो गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी लोग करा देते हैं ताकि प्रोटेक्ट हो जाता है, ठीक है। बाय मेकिंग एलॉय, आप जिस मेटल का कोरोजन से बचाना चाहते हो उसका एलॉय बना दो इजीली, उसका कोरोजन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? प्रोटेक्ट करने का ये सिस्टम मैंने बता दिया। दैट मींस कोरोजन कुछ नहीं था ना सर, कोरोजन कुछ नहीं था ना कि मेटल्स का ऑक्सीडेशन होता है, मेटल्स का ऑक्सीडेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। दैट मींस वो अपने अपर सरफेस को ग्रेजुअली धीरे धीरे खत्म करने लगते हैं मेटल्स। तो ये आयरन नेल तो अपने आप को खाने ही लगता है धीरे धीरे, समझ में आ रहा है? कुछ मेटल्स अपने शाइनिंग सरफेस खो देते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कोरोजन, दिस इज द प्रोसेस ऑफ कोरोजन एंड द एग्जांपल ऑफ कोरोजन आर द रस्टिंग ऑफ आयरन। बहुत समझ में आया ना? समझ में आया, ठीक है सर। नेक्स्ट आप ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ में क्या बात करने वाले हैं? तो रेंसिडिटी की बात करेंगे। देखो, फूड कंटेनिंग ऑयल्स एंड फैट, है ना, ऑयल्स एंड फैट कंटेनिंग जो फूड मटेरियल्स होता है, अगर उसका ऑक्सीडेशन हो जाए ना तो उसका स्मेल और टेस्ट दोनों चेंज हो जाता है। दैट मींस दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेंसिडिटी। आप मार्केट से 2 चिप्स की पैकेट लाइए, ठीक है सर, 2 चिप्स का पैकेट लाया हमने, ठीक है सर, 2 चिप्स की पैकेट लाए, एक चिप्स की पैकेट से पिन से होल करके ना उसकी गैस को निकाल दो, ठीक है, 2-3 दिन के लिए रख दो उसको, ठीक है, 1-2 दिन के लिए रख दो, उसके बाद फाड़ो, दोनों को फाड़ो, एक दोनों में से खाओ, एक इसमें से भी खाओ, एक इसमें से भी खाओ, दोनों में से एयर मत निकाल देना मेरे भाई, एक से निकालना, एक ऐसे ही रहने देना। आप जब इसको खाएंगे जिसमें से एयर निकाले थे तो कैसा लगेगा? कुड़कुड़ा नहीं लगेगा ना, ये वाला चिप्स बहुत कुड़कुड़ा लगेगा, ये वाला चिप्स जो है कुड़कुड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो होल था यहां से और आपने तो गैस निकाल दिया, वहां से ऑक्सीजन जाना स्टार्ट हुआ, जो फैट्स एंड ऑयल फूड मटेरियल्स था उसका ऑक्सीडेशन हो गया, उसका ऑक्सीडेशन हो गया। दैट मींस उसके स्मेल और टेस्ट दोनों चेंज हो गए। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी, है ना। रेंसिडिटी क्या ही होता है? व्हाट इज मींट बाय रेंसिडिटी? रेंसिडिटी का मतलब यह होता है कि फूड मटेरियल्स दैट कंटेन फैट्स एंड ऑयल, देयर स्मेल एंड टेस्ट विल चेंज,
है ना, इन द व्हेन उसका क्या हो जाए, व्हेन उसका ऑक्सीडेशन हो जाए। सर ये ऑक्सीडेशन का मतलब उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो गया, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो वो उसका रेंसिडिटी हो गया। रेंसिडिटी कुछ नहीं होता, फूड मटेरियल्स का मेरे भाई टेस्ट एंड स्मेल दोनों चेंज हो जाता है। आप खा के देखो ना, दोनों में से एक एक खा के देखो। जैसे हम लोग के घर में जो बिस्किट का पैकेट होता है, 2-3 बिस्किट का ऐसे खुले में रख दो बिस्किट, ठीक है, फिर खाओ 2-3 घंटे बाद या 1-2 दिन बाद खाओ, उसका टेस्ट कैसा लगेगा, है ना, वो पूरा वैसे लूज हो जाएगा, नरम हो जाएगा एक तरीके से, वो उसका एक तरीके से रेंसिडिटी हो गया यार। हम लोग की मदर देखते हैं क्या करते हैं, उसको कंटेनर में अच्छे से डब्बे में पैक करके, चावल के डब्बे में या गेहूं के उसमें आटे के बोरे के अंदर पूरा अच्छे से दबा के रखती हैं। वो रेंसिडिटी से बचाने के लिए तो नहीं रखती, वो तुमसे बचाने के लिए रखती हैं। समझ में आ रहा है? वो जो चावल के डब्बे में रखा जाता है ना बिस्किट, वो रेंसिडिटी से नहीं बचाया जाता है, वो तुमसे बचाने के लिए मेरे भाई वो बिस्किट रखा जाता है। समझ में आया? ये वो रेंसिडिटी की प्रोटेक्शन, उनको पता है कि मैं डब्बे में पैक कर दी, दैट मींस ये रेंसिडिटी से बच गया। लेकिन जो चावल के डब्बे में जो बिस्किट चिराया जा रहा है मेरे भाई, छुपाया जा रहा है, वो आपसे बचाने के लिए छुपाया जा रहा है, ना कि रेंसिडिटी से बचाने के लिए। समझ में आया? ठीक है, समझ में आ गया मेरे भाई, वेरी गुड। चलो, तो रेंसिडिटी सर क्या होता है, ये बात आपने तो बता दिया कि रेंसिडिटी एक ऐसी प्रोसेस होती है, रेंसिडिटी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें फूड, जो ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड मटेरियल्स थे, वो क्या होते हैं, वो ऑक्सीडेशन होने की वजह से अपने स्मेल और टेस्ट दोनों को चेंज करते हैं। दैट मींस बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट हो जाता है। समझ में आया? मुंह बन जाएगा खाने के बाद, है ना। किसी रोटी को रख दो, किसी रोटी को ना, रोटी तो एक ही तरीके का होता है, रोटी को रख दीजिए, 10 दिन के बाद खाइए, देखिए कितना मौज होगा आपको, है ना, मौज लगेगा। दैट मींस उसके स्मेल टेस्ट इन, दैट मींस उसका ऑक्सीडेशन हो गया। एक सेकंड रुक जाओ, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है मेरे भाई, बस ठीक है, ठीक है, चलो। बैटरी भी है ना, लगातार कंटिन्यूटी क्लास चल रही है, तो पूरा अभी तो देख ही रहे, पूरा लगातार ही बोल रहा हूं मैं, है ना। 1 आवर से ज़्यादा ही हो गया, बस लास्ट चल रहा है, ठीक है। पूरा एक चैप्टर मुझे 1 शॉट बनाना था, मैंने स्टार्ट किया, पूरा ले लिया। डिटेल चाहिए आप प्लेलिस्ट में जाओ, 1 शॉट है ये, फिर भी बहुत बड़ा ही हो रहा है 1 शॉट, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। तभी भी मैंने पूरा फुल डिटेल ही बात की, अभी भी यहाँ पे। चलो सर, रेंसिडिटी से आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? आपने तो बोल दिया कि सर स्मेल और टेस्ट दोनों चेंज हो जाएगा, तो सर क्या ही कर सकते हैं हम लोग? आप एंटीऑक्सीडेंट का यूज करिए। सर 2 तरीके का एंटीऑक्सीडेंट होता है, एक होता है BHA, राइट, एंड एक होता है BHT, एक होता है BHA एंड एक होता है BHT। सर दिस इज द एंटीऑक्सीडेंट, दैट मींस इसके फुल फॉर्म है ब्यूटालाइटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड ब्यूटालाइटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। दिस इज द एंटीऑक्सीडेंट। इसका अगर आप यूज करेंगे तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करने में मेरे भाई बचाएगा, तो आपके जो फूड मटेरियल्स होंगे वो प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं। जो चिप्स पैकेट होते हैं उसके अंदर आप नाइट्रोजन गैस फिल कर दीजिए, उसके अंदर आप नाइट्रोजन गैस फिल कर दीजिए, तो वो ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट कर देगा। अब ऐसा नहीं कि चिप्स पैकेट के अंदर ऑक्सीजन भर के पूरा सील मार देना, अरे मेरे भाई उसी से तो उसको बचाना था, वही भर दोगे तो फिर क्या मजा रहेगा, है ना। नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं, पूछा जाता है कि विच गैस फिल इन द चिप्स पैकेट, मेरे भाई तो क्या बोलोगे आप? नाइट्रोजन गैस फिल किया जाता है। सर तीसरा प्रोटेक्शन क्या हो सकता है, कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं? तो एयर टाइट कंटेनर में रखना मेरे भाई, है ना। हमारी मम्मी जो करती हैं, जो बिस्किट को कहां रखती हैं? एयर टाइट कंटेनर में रखती हैं। समझ में आया? एक एयर टाइट कंटेनर में रखने के बाद एक चावल के कंटेनर में रखा जाता है। ये चावल के कंटेनर वाला तो बड़ा मस्त एग्जाम्पल है यार, है ना। हम लोग ने भी किया है, वो चीजें समझ में आती है। तो एयर टाइट कंटेनर में हो गया ये, एक तो एयर टाइट कंटेनर हो गया, एक नाइट्रोजन गैस हो गया, एक BHA BHT हो गया। सर एक क्या बोल सकते हैं कि सनलाइट से अवे रखें, सनलाइट से आप दूर रखेंगे तो भी रेंसिडिटी से प्रिवेंट किया जा सकता है। रेफ्रिजरेटर का यूज करिए, है ना। देखते हो ना कि शाम को खाना बच गया, फ्रिज में डालो, सुबह फिर खाओ। आखिर ऐसा क्यों करते हो? ताकि रेंसिडिटी, उसके टेस्ट एंड स्मेल चेंज ना हो, है ना। अंदर टेम्परेचर कम रहता है, मेंटेन रहता है फ्रिज में, तो अपना सुबह उठ के फिर खाते हैं हम लोग, है ना। समझ में आता है कि नहीं आता? दैट मींस रेफ्रिजरेटर में यूज करिए। ये सारे प्रिकॉशन है, अरे प्रिवेंशन बता दिया मैंने। दिस इज द मतलब रेंसिडिटी भी कंप्लीट ही कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। जितना जानना था वो सारी चीजें मैंने बता दिया। ये एक 1 शॉट लेक्चर था, मतलब आप एक थोड़ा चैप्टर के बारे में आपको क्लू मिल गया होगा कि कैसा चैप्टर है, समझ में आ गया। अभी भी आपको डिटेल में जानना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, और एक्सपेंडेबल करके बताऊंगा। 1 घंटे का एक लेक्चर बना दूंगा, 10 लेक्चर बना दूंगा, पूरा डिटेल में समझा दूंगा। समझ में आया? अगर ये पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया हो आपको तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।